हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको कराया था 4 फीचर ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट। होप आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया। आज की क्लास में वैसे तो मुझे क्वेश्चन कराने थे पेंडिंग, पर मैं सोच रहा हूँ कि एक बार री इशू भी कराई देता हूँ। उसके बाद जो भी बचेगा सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन बचेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। तो आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं री इशू ऑफ शेयर। तो एक बार 4 फीचर के पिछली क्लास में खत्म करा, इस क्लास में कोशिश करेंगे कि री इशू भी खत्म हो जाएगा, वो होगा नहीं, बड़ा है थोड़ा। क्योंकि रीइशू कराने के लिए हमें क्वेश्चन लेना बहुत जरूरी है। बिना क्वेश्चन के रीइशू ऑफ शेयर हो नहीं पाता। ठीक है, तो आइए कोशिश करते हैं। पहले समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की क्या है रीइशू ऑफ शेयर, और इसके बारे में लिखते हैं। थोड़ा साफ कर दो। बैक टू बैक क्लास ले रहा हूं मैं। अभी मेरा ध्यान सारा का सारा कंपनी अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में है। बैक टू बैक क्लास लेकर ज्यादा से ज्यादा क्लासेस आपको डिलीवर करूं, जिससे आप जल्दी से जल्दी देकर कोर्स कंप्लीट करें। क्लास नंबर 14। आप अब जान चुके होंगे कि क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ सकती है सर। बढ़ क्यों रही है? देखो, अब 14 क्लास होगी और 14 क्लास में जाकर कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, वो भी अभी श्योर नहीं है, शायद 15 क्लास भी लग जाए। 15 घंटे लगाए मैंने आपको ये समझाने में। हो सकता था इससे कम समय में मैं आपको समझा देता, पर उस लेवल पे नहीं समझा पाता जिस लेवल पे मैंने आपको समझाया है। 14 क्लास है, हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट री इशू ऑफ फोरफीटेड शेयर। री इशू ऑफ फोरफीटेड शेयर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ये सारे कॉन्सेप्ट जो आज तक मैंने कराए, शुरू से लेकर एंड तक, एक क्वेश्चन में मर्ज होकर आएंगे। फिर देखना आप क्वेश्चन कितने बड़े होंगे। पता है, हमारे बुक में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दे रखे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 13 से लेकर नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दे रखे हैं, और इतने सारे क्वेश्चन है, लगभग लगभग 9-10 क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंसिव। तो आप वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जब करेंगे, आपको लगेगा कि यार वाकई में बहुत बड़े क्वेश्चन है। एक क्लास में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो पाता है, 1 घंटे की क्लास में। अगर 2 क्वेश्चन कराना है, कम से कम 1.5 घंटे से 1 घंटा 45 मिनट चाहिए। चलिए आइए सर, लिखते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा मैं आपको। और चलिए पहला पॉइंट लिखेंगे, लिखते चलेंगे। री इशू ऑफ forfeited share is a sale of share, is a sale of share, is a sale of share and not an issue of share. तो पहली लाइन में मैंने आपको ये कंफर्म करा कि जो री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर होता है, वो इशू ऑफ शेयर नहीं कहते उसको, इसे कहते हैं सेल ऑफ शेयर। मैं बेच रहा हूं अपने शेयर को, इशू नहीं कर रहा। इशू करने में क्या होता है, प्रोस्पेक्टस बेचना, इशू करना होता है, प्रोसीजर होता है एक तरीका कि पहले प्रोस्पेक्टस इशू करा, लोग उसको पढ़ते हैं, एप्लीकेशन मनी देते हैं, फिर अलॉटमेंट होता है, इस तरीके से प्रोसेस ऑफ इशू होता है। पर ये इशू ऑफ शेयर नहीं है, ये सेल ऑफ शेयर है। सीधा आओ, खरीदो और खत्म कहानी। कोई एप्लीकेशन मनी, कोई अलॉटमेंट, कुछ नहीं। आओ, जितने शेयर हम री इशू कर रहे हैं उसको खरीदो और खत्म, पैसे दो और जाओ। ये वाला कंसेप्ट होता है, इसलिए इसको सेल ऑफ शेयर कहा जाता है, री इशू ऑफ शेयर नहीं कहा जाता। सॉरी, इशू ऑफ शेयर नहीं कहा जाता, इशू नहीं कहा जाता, जबकि सेल वर्ड का यूज हम करते हैं इसको। समझ में आ गया ना? क्यों करते हैं? क्योंकि इशू ऑफ शेयर में एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, इस तरीके से प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा केस में नहीं होता। यहाँ पर जो शेयर हमने फॉरफिट करे थे ना अभी पिछली क्लास में, वो सारे के सारे शेयर दोबारा बेचूंगा, और जो बेचने को आएंगे उसको री इशू कहेंगे, और नाम आएगा सेल ऑफ शेयर। forfeited शेयर मे बी री इशू। री इशू का मतलब ब्रैकेट में लिख रहा हूं सोल्ड, बेचना, ऑन द टर्म एज मे बी डिसाइडेड, ऑन द टर्म्स एज मे बी डिसाइडेड,
मैनेजमेंट जैसे डिसाइड करेगा वैसे शेयर को बेचे जा सकते हैं। सर मैनेजमेंट क्या क्या डिसाइड कर सकता है? 10 10 forfeited share 10 forfeited share may be reissue may be reissue may be reissue by the company at par, at premium, और एक नई चीज एट डिस्काउंट। कैसी बातें कर रहे हो आप? नहीं तो मना करा था कि एट डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं होते, बट एक एक्सेप्शन है उसकी। सेक्शन 51 जब आप पढ़ते हैं, जब सेक्शन 51 कह रहा हूं, सेक्शन 53 आप जब पढ़ते हैं, 52 सेक्शन होता है सिक्योरिटी प्रीमियम का, और जब 53 सेक्शन पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट का, वो कहता है कि डिस्काउंट पे शेयर इशू हो सकते हैं पर कुछ एक्सेप्शन है। वैसे तो डिस्काउंट पे शेयर इशू करना प्रोहिबिटेड है, इलीगल है, बिल्कुल कर ही नहीं सकते, पर इसकी कुछ एक्सेप्शन दे दी गई। एक्सेप्शन मतलब इसकी कुछ छूट दे दी गई कि हाँ इन केसेस के अंदर डिस्काउंट पे शेयर इशू किया जा सकता है, जो थ्योरी पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। तो एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, तो इसका मतलब रीइशू उस एक्सेप्शन में आता है सेक्शन 53 की, और रीइशू में आप डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हैं। चौथा, however as per section 53 of Companies Act 2013, discount allowed on reissue of shares, but it cannot be more than, एक कंडीशन भी लगाई साथ में, बट इट कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट ऑफ फॉरफीचर। अभी मैं आपको समझाऊंगा। बट इट कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट ऑफ फॉरफीचर। बट इट कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट ऑफ फॉरफीचर ऑन रेशो। ठीक है, अब कुछ एंट्रीज है वो लिख लेते हैं। जनरल एंट्री इन केस ऑफ री इशू, जर्नल एंट्री इन केस ऑफ री इशू। एक मिनट दीजिएगा, कॉल आ रहा है। चलिए, मैंने पॉज कर दिया था, कॉल पे था मैं। अवर 10%, ठीक है सर, हम कर रहे हैं जनरल एंट्री इन केस ऑफ रीशू। ठीक है, तो रीशू की एंट्री हमारे पास 3 है। एक एट पार है, ठीक है, एक एट प्रीमियम है, और एक एट डिस्काउंट है। एक एट पार, एक प्रीमियम और एक डिस्काउंट। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एट पार वाले में एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं आपको रीजन दूंगा, बट अभी नहीं, एक क्वेश्चन के साथ दूंगा, कराऊंगा तभी दो पाऊंगा। दूसरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसके बाद अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू शेयर कैपिटल।
अब देखिए सब में बैंक डेबिट है, क्यों? क्योंकि जब मैं किसी भी शेयर को दोबारा बेचूंगा तो मेरे पे पैसा आएगा, तो पैसा आना मीन्स डेबिट। तो इतना तो क्लियर है कि सभी के पैसे डेबिट हो गए। तो ये आपको क्लियर होगा कि भाई यहाँ पर तो मेरी एसेट्स कब बढ़ गई, पैसा आया, पैसे का बढ़ना डेबिट। यहाँ भी मेरी पैसे आया है तो एसेट बढ़ गई डेबिट, यहाँ भी मेरा पैसा आया, एसेट बढ़ गई डेबिट। एक काम करो, एक बताओ, एक चीज बताओ मुझे, सबसे पहले एक चीज बताओ, मान लो मैंने किसी पर्सन के शेयर फॉरफिट करे थे, उसमें 1000 शेयर फॉरफिट करे और आपने मेरे 1000 शेयर मैंने आपको बेच दिए। अब जब मैंने आपको बेचे तो आप मेरे शेयर होल्डर हुए या नहीं हुए? आप मेरे शेयर होल्डर, तो जो भी पैसा आप मुझे 1000 शेयर के ऊपर दोगे वो मेरी लायबिलिटी होगा नहीं होगा? क्योंकि आपको अब मैं शेयर होल्डर काउंट करूंगा। दोबारा सुनो, मेरे पास एक शेयर होल्डर था जिसके मैंने 1000 शेयर फॉरफिट करे, उसने पैसा नहीं दिया था। अब वो 1000 शेयर मैंने आपको बेच दिया, आपने खरीद लिए, आपने 1000 शेयर का मुझे पैसा दिया, तो अब मेरी कंपनी के शेयर होल्डर आप बन गए ना सर। तो जब भी किसी कंपनी का कोई शेयर होल्डर होता है, उसकी जो पैसा दिया होता है कंपनी को, वो लायबिलिटी होता नहीं होता? आप बताओ, जब कोई पर्सन पैसा देता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सारा शेयर कैपिटल में डालता हूँ लायबिलिटी मानकर, वही तो करा हुआ है मैंने, सबको लायबिलिटी माना हुआ है, देख करो सबको लायबिलिटी माना हुआ है, ठीक है जी। तो ये आपकी कुछ एंट्रीज हो गई। अब देखो मैंने कहा कि भाई सब में शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल आएगा ही वो शेयर कैपिटल, क्यों? कि जब भी मैं किसी को शेयर इशू करता हूं, वो मुझे पैसे देता है तो मेरी वो लायबिलिटी ही बनता है, इसलिए वो शेयर कैपिटल भी आएगा, तो ये लायबिलिटी बनेगा साथ के साथ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। क्योंकि मैं जब अभी तक मैंने जितनी भी एंट्री कराई है, अभी तक मैंने जितनी भी एंट्री कराई है, सब में दोस्तों आपको मैंने अभी तक जितनी भी एंट्री कराई है सब में शेयर कैपिटल का यूज कराया मैंने। अब शुरू से लेकर एंड तक चलो, सब में शेयर कैपिटल। पैसा आता था, मैं अलॉटमेंट का मनी ड्यू करता था, क्या एंट्री करता था? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, डालता था ना अलॉटमेंट का पैसा। तो जो भी पैसा शेयर बेचने से आता है वो पैसा तो बैंक में जाता है और उसकी लायबिलिटी बन जाती है शेयर कैपिटल में। अब सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सिखाने की जरूरत है क्या? नहीं सर, ये सिक्योरिटी प्रीमियम जब भी आपके पास पैसा आता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आएगा तो शेयर कैपिटल के साथ जाएगा, इनकम होती है, ये भी सिखाने की जरूरत नहीं है। अब तो सिखाना क्या है फिर? सिखाना है ये फॉरफिटेड डेबिट क्यों है। ये सब सिंपल एंट्रीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी को शेयर बेचूंगा, 1000 शेयर मैंने आपको बेचे, आपसे 1000 शेयर का 10,000 रुपए आए, एंट्री पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 10,000 खत्म। मैंने 1000 शेयर 12 रुपए के हिसाब से बेचे, मेरे पे कितने पैसे आए? 12,000 रुपए आए, तो मैं एंट्री करूंगा 12,000, 10,000 और 2,000। पर अगर मैं 1000 रुपए के शेयर 10 रुपए वाले 8 रुपए में बेचूं तो क्या आएंगे? मेरे पैसा कितना आएगा? 1000 रुपए के शेयर है, 8 रुपए के मैंने बेचे, पर फेस वैल्यू उसकी थी 10 रुपए। समझाऊंगा, ये समझाऊंगा, अभी नहीं, अभी समझाऊंगा। पहले तो ये वाली दो क्लियर होगी बातें। ये लॉजिक सिंपल है, ये वाला तो सिंपल है, इसको समझा दूंगा। आइए कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो विदाउट एग्जांपल अगर मैं एक्सप्लेन करने लगा ऐसी थियोरेटिकल, तो फिर क्या फायदा अकाउंटेंसी का, है ना। चलो 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं, रुक जाओ, मैं लगातार रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं थक गया। आ जाइए, तो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है, एग्जाम्पल आप देख लीजिए एक बार, मैं इसको पढ़ देता हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ और सारे कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा जो है। कह रहा है एबीसी लिमिटेड ने 500 शेयर फॉरफिट करे मिस्टर बी के, क्यों? क्योंकि मिस्टर बी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं पे करी, इसलिए उसके पैसे को फॉरफिट कर लिया गया। आफ्टर फॉरफिटेड, जब फॉरफिट करे तो जितने शेयर आपने फॉरफिट करे थे उतने सारे के सारे शेयर अपने रीइशू कर दिए। अब इसके मैंने फर्दर 3 केस बना लिए जो मैंने आपको अभी पढ़ाए थे। रीइशू पार पे करे, मतलब एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपए और उसको 10 रुपए में बेचा, रीइशू करा। एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपए, उसको 12 में बेचा, ये हो गया प्रीमियम। और 10 रुपए का शेयर हमने 8 रुपए का बेचा, ये हो गया डिस्काउंट। ठीक है, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट में 5 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल में 3 रुपए, पास जनरल एंट्री ओनली फॉर फॉरफीचर एंड रीइशू। तो फॉरफीचर और रीइशू की जनरल एंट्री पास करनी है। अब फॉरफीचर की डायरेक्ट एंट्री कैसे सीखेंगे? सिंपल सी बात है, सबसे पहले देखो आपने कितना अमाउंट मंगाया था। सर आपने क्या क्या अमाउंट मंगाया था? आपने 2 रुपए के हिसाब से पैसा मंगाया था 500 में, 5 रुपए के हिसाब से और 3 रुपए के साथ। जो भी पैसा आपने मंगाया था वो सारा का सारा आपने शेयर कैपिटल के क्रेडिट साइड में डाल रखा होगा। अभी मैंने सिखाया था, जो भी पैसा हम मंगाते हैं, चाहे वो पैसा मिल गया हो चाहे वो पैसा नहीं मिला हो, वो सारा का सारा शेयर कैपिटल में पड़ा होता है। अब क्योंकि ये शेयर मैं कैंसिल कर रहा हूं, तो मेरी जितनी भी लायबिलिटी है, शेयर कैपिटल में क्या है? लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड में दिख रहा है, लायबिलिटी साइड में दिख रहा है, उसको करूंगा कैंसिल, उसको करूंगा कैंसिल। तो वैली एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे ये क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। अलॉटमेंट का पैसा, अलॉटमेंट का या एप्लीकेशन का पैसा सारा का सारा मेरे कहां से हो रहा है? कैपिटल में से हो रहा है, क्रेडिट साइड में। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा जो ड्यू करा था वो कैपिटल में, पर आया नहीं। तो यहां पर कितना आएगा जी? 500 शेयर 10 रुपए के हिसाब से। कैसे सर? 500 शेयर फॉरफिट करे और एक शेयर पे कितना पैसा मंगाया था? 10 रुपए। तो जितना पैसा आपने मंगाया सबके सब लायबिलिटी में दिख रहा होगा, आप उसको कैंसिल करोगे। क्यों?
क्योंकि कुछ ऐसी लायबिलिटी है जो इनकम माननी पड़ेगी, कुछ लायबिलिटी को सिर्फ कैंसिल करना है। अब मैं समझाता हूं कौन से इनकम। जो पैसा आपको रिसीव्ड हो गया, बाइफरकेशन बताया था ना इसका मैंने, जो पैसा आपको रिसीव्ड हो जाता है उस पैसे को तो आप कैंसिल करते हो लायबिलिटी से और उसको इनकम मानते हो, क्योंकि वही तो अमाउंट फॉरफिट करा है। तो जो पैसा मुझे रिसीव्ड हो गया मैंने उसको क्या कर दिया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डाल दिया। फॉरफिटेड अकाउंट में मैंने इसको डाल दिया और कहा कि देखो मुझे 500 इंटू 7 रुपए के हिसाब से पैसा रिसीव्ड हो गया था, मतलब मुझे पूरे 5000 मंगाए थे पर 3500 रिसीव्ड हो गए थे, इसलिए मैंने उसको जब्त कर लिया और ये मेरी इनकम बन गया। ये मेरी क्या है, इनकम है। अच्छा ये क्या करा है, लायबिलिटी कैंसिल। और सर ये पैसा मंगाया था मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए, 5 रुपए इंटू 3 के हिसाब से 1500 मंगाए थे, लायबिलिटी बनाया पर पैसा नहीं आया तो मैंने लायबिलिटी कैंसिल कर दी 1500 यहां से, और प्लस और जो एसेट बनाई थी एंट्री क्या करी होगी ड्यू केस में, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को कैंसिल कर दिया, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को भी कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अब एसेट किस बात की, जब पैसा आ ही नहीं रहा तो 500 इंटू 3 के हिसाब से। ठीक है जी, कैंसिल ऑफ एसेट कहते हैं इसको। कैंसिल ऑफ एसेट। तो 5000 रुपए हमारा टोटल पैसा मंगाया था, जिसमें से 3500 रुपए रिसीव्ड हुआ जो हमने फॉरफिट कर लिया, और जो रिसीव नहीं हुआ वो एसेट कैंसिल कर दिया। ये हो गया फॉरफीचर की डायरेक्ट एंट्री। फॉरफीचर एंट्री। अब एंट्री करते हैं रीइशू की। रीइशू एंट्री एट पार करते हैं पहले। पार का मतलब कि मैंने 500 शेयर रीइशू करे। अच्छा रीइशू कितने करे, 500 शेयर। जितने शेयर आए थे वो पूरे के पूरे शेयर मैंने रीइशू कर दिए, बेच दिए। रीइशू मतलब बेचना, किसको बेचे, किसी दूसरे पर्सन को बेच दिए होंगे। अब कैसे बेचे भैया, फेस वैल्यू थी मेरी 10 रुपए, 10 रुपए का शेयर मैंने कितने बेचा, 10 रुपए का ही बेचा। तो मुझे एक बात बताओ, मान लो अगर ये 500 शेयर आपने खरीदे थे तो आप मुझे पे करते ना, 500 शेयर के हिसाब से पे करते, तो एंट्री क्या होती, बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी के पास क्या आया था, किसी को मैंने बेचा, मान लो मिस्टर ए को बेचा, तो मिस्टर ए को 500 शेयर दिया, उसने मुझे 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर दी। 500 इंटू 10 5000 और 2 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्यों, क्योंकि जिस पर्सन को मैं शेयर अलॉट करूंगा, जिस पर्सन को शेयर दूंगा, वो पर्सन मेरे को पैसा देगा और साथ में मेरा शेयर होल्डर भी है। ऑन केस ऑफ वाइंड अप, इन केस ऑफ वाइंड अप, अगर कंपनी कल को वाइंड अप हो जाएगी तो ये जो पैसा उसने दिया है ये पैसा मुझे उसको लौटाना होगा, तो मेरी लायबिलिटी भी है। शेयर कैपिटल का पैसा हम तभी लौटाते हैं जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है, ठीक है ना, उससे पहले नहीं लौटाते, क्योंकि ये इक्विटी शेयर है। प्रेफरेंस शेयर होते तो एक टाइम दिया होता। एट प्रीमियम, एट प्रीमियम में क्या एंट्री होगी, फेस वैल्यू आपके पास थी 10 रुपए और आपने इशू करा कितने का, 12 का, तो पैसा कितने के हिसाब से आएगा, 12 रुपए के हिसाब से। तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर 12 रुपए के हिसाब से आएंगे। 2 शेयर कैपिटल, इसमें 2 रुपए प्रीमियम है तो 10 रुपए क्या है, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू कहां जाएगी, कैपिटल अकाउंट में, और सिक्योरिटी प्रीमियम में बाकी पैसा चले जाएगा। तो कोई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 500 इंटू 2 रुपए के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां तक तो मुझे ही पता है आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है आपके पास डिस्काउंटिंग। सर एट ए डिस्काउंट में क्या करेंगे, एट ए डिस्काउंट में क्या करते हैं, फेस वैल्यू है 10 रुपए और इशू प्राइस है आपके पास 8 रुपए। अब पहले डिस्काउंट का मतलब समझो, डिस्काउंट का पहले मतलब समझिए, समझिए कि डिस्काउंट का क्या मतलब है। देखिए सबसे पहले डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि मान लो आपने 500 शेयर, मान लो आपको 500 शेयर मैंने दिए और आपने कहा कि सर डिस्काउंट पे दो, मैंने डिस्काउंट पे दिया, मैंने कहा 10 रुपए वाला शेयर है 8 रुपए में दूंगा। अब डिस्काउंट कैसे मिलेगा आपको, सर डिस्काउंट कुछ इस तरीके से मिलता है कि कंपनी अपनी लायबिलिटी 5000 से बढ़ाती है पर पेमेंट आपसे लेगी 4000 रुपए, मतलब पेमेंट आपसे लिया जाएगा 500 शेयर 8 रुपए के हिसाब से, पर कंपनी अपने ऊपर जो लायबिलिटी क्रिएट करती है वो 500 शेयर 10 रुपए के हिसाब से करती है, तभी तो डिस्काउंट आया। फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर मान लो 4000 रुपए लिए, ठीक है, और लायबिलिटी भी कंपनी अपने आप से 4000 बना ली, तो डिस्काउंट कहां है, 4000 लिया था 4000 की लायबिलिटी बनी।
डिस्काउंट तो तब हो कि लायबिलिटी 5,000 की बढ़े और 4,000 पे ली हो। लायबिलिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, जब कंपनी वाइंड अप होगी तो कंपनी को 5,000 रुपए शेयर होल्डर को देने होंगे जिससे 4,000 पे लिए थे। मतलब जिससे मैंने आपसे, मान लो मैंने आपको 500 शेयर 8 रुपए के बेचे, तो आपने मुझे कितने दिए, 4,000 रुपए दिए। तो जब कंपनी वाइंड अप होगी तो मैं आपको 5,000 लौटाऊंगा फेस वैल्यू के अमाउंट से, भले ही आपसे 8 रुपए लिया था 5, तभी तो आपको कहोगे कि 5,000 मिले, 4,000 दिए थे, 5,000 मिल गया, मतलब मुझे 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिला उस टाइम पे। ये होता है। तो कंपनी अपनी लायबिलिटी 5,000 से बढ़ाती है, जबकि पैसे कितने लेती है वो 4,000 से। तो आइए जरा ध्यान दीजिएगा, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 500 रुपए इंटू 8 रुपए के हिसाब से, तो शेयर होल्डर पे कर देगा जिसने 500 शेयर खरीदा 8 रुपए के हिसाब से। पर कंपनी अपनी लायबिलिटी कितने से बढ़ाएगी दोस्तों, 1,000 रुपए से। ओहो हाँ, 500 शेयर 10 रुपए के हिसाब से अपनी लायबिलिटी बढ़ाएगी, 1,000 रुपए से अपनी लायबिलिटी बढ़ाएगी, और ओहो 1,000 से नहीं जी, 5,000 से लायबिलिटी बढ़ाएगी कंपनी, और पैसा आएंगे 4,000। तभी तो पता चलेगा कि हाँ 5,000 ये है, 4,000 रुपए यहाँ पर पैसा आया, तो बाकी कंपनी का लॉस हो गया 1,000 रुपए का। डिस्काउंट देने पे कंपनी को लॉस होगा ना सर। अब लॉस की कहानी क्या होती है, अब ये लॉस किससे सेट ऑफ करा जाएगा। तो हमने पिछली ही एंट्री में क्या करा था, हमने पिछले एंट्री में करा था, जिस पर्सन को हमने 500 शेयर अलॉट करे थे उसने हमें पैसा नहीं दिया था, तो हमने क्या करा, उसके शेयर को फोरफिट कर लिया और जितना भी अमाउंट था सारा का सारा जब्त कर लिया। अब उसने कितना पैसा दिया था, 500 शेयर 7 रुपए के हिसाब से पे कर दिया था उसने, मतलब उसने टोटल 3500 रुपए पे कर दिया था। कितना पे कर दिया था उसने, 3500 रुपए टोटल अमाउंट पे कर दिया था उसने, इनकम। तो ये मेरी इनकम हुई। तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 353 कहता है कि जितना अमाउंट आपके फोरफीटर अकाउंट में पड़े हैं, जितना अमाउंट आपके फोरफीचर अकाउंट में पड़े हैं, वो आपकी इनकम है, वो आपने कमाया, वो आपने जब्त करके कमाया, क्योंकि उस पर्सन ने आपको पेमेंट नहीं करी थी, वो आपकी इनकम है। तो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट आप उतने का ही दे सकते हो, मतलब जितना अमाउंट आपके फोरफीचर में पड़ा होगा 3500 रुपए, उससे ज्यादा का डिस्काउंट आप नहीं दे सकते। ये हमारा नोट नंबर 1 कहलाएगा। नोट 1, एज पर सेक्शन 53 of Companies Act, as per section 53 of Companies Act 2013, कंपनी वालों ने जीना आराम कर रखा है। मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर up to the amount of forfeiture। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो। सेक्शन 53 ये कहता है कि अगर आप रीइश्यू के टाइम पे डिस्काउंट देना चाहते हैं तो जितना आपने फोरफीट करा अमाउंट उससे ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते। रीइश्यू के टाइम पर डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा फोरफीचर अमाउंट तक ही दिया जा सकता है। उससे ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते। ये हमारा नोट नंबर 1 था। तो मतलब अभी मेरे फोरफीचर अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, 3500 रुपए मेरे कमाया था मैंने फोरफीचर से, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम में कितना डिस्काउंट दे सकता हूँ, 3500 रुपए का। मतलब मैं 3500 का डिस्काउंट दे सकता हूँ। इसका मतलब अभी मैंने कितने का डिस्काउंट दिया है, 500 शेयर इंटू 2 रुपए के हिसाब से। सर 500 शेयर इंटू 2 रुपए के हिसाब से आपने ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिया अभी यहाँ पर। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा 3500 दे सकते थे, पर आपने 1,000 का ही दिया अभी के लिए। हो सकता है आप 2,000 का दे दो, हो सकता है 2,500 का दे दो, 3,000 का दे दो, 3,500 का, वो आपकी मर्जी है, वो कंपनी डिसाइड करेगी, हम डिसाइड करेंगे। हमें क्वेश्चन में बता रखा होगा पहले से ही। 3,500 से ज्यादा का नहीं हो सकता, मतलब फोरफीचर में जितना अमाउंट आपने फोरफीट करा उससे ज्यादा का डिस्काउंट नहीं हो सकता। अब कहां से एडजस्ट करूंगा, वही फोरफीचर अकाउंट से एडजस्ट करो।
शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट। तो देखो, अरे देखो ना, मेरा शेयर फोरफिटेड अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट साइड, मतलब इनकम है, और इनकम मेरी कम हो जाएगी क्योंकि मैंने डिस्काउंट दिया है, इसलिए मैंने डेबिट करा। फोरफीचर मेरा क्या है, इनकम। इनकम को कम करने के लिए क्या करना होगा, डेबिट। तो ये मेरा लॉस हो गया, इनकम कम होता है लॉस की वजह से। ठीक है सर, ये हो गया एंट्री। अब मुझे बताओ, क्या कोई पैसा बच गया है आपके पास फोरफीचर में? हाँ सर, 3500 रुपये हमारे पास टोटल फोरफीचर का अमाउंट था, जिसमें से 1000 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, वहां एडजस्ट हो गया, बाकी अभी 2500 रुपये भी फोरफीचर अकाउंट में रह गए। तो एनी अमाउंट पेंडिंग, any amount left in forfeiture account, any amount left in forfeiture account, any amount left in forfeiture account shall be transferred to capital reserve, because it capital nature, transaction। वो कह रहा है कोई अमाउंट अगर बच जाता है फोरफीचर में, आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद भी आपका अमाउंट अगर बच जाता है, तो आप उस अमाउंट को, फोरफीचर वाले अमाउंट को कहां पर ट्रांसफर कर देना, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। अभी आपका 2500 रुपए कहां पड़ा हुआ है, फोरफीचर अकाउंट में पड़ा हुआ है। देखो, ये आपके पास 3500 रुपए क्रेडिट साइड पे, 3500 रुपए क्रेडिट साइड में दिख रहा है आपको, और मैंने इसमें से कितना डेबिट करा है, 1000 रुपए डेबिट करा है। अभी 2500 रुपए क्रेडिट साइड में दिख रहा होगा। मतलब अगर मैं किसी भी अकाउंट को ट्रांसफर करता हूं दूसरे अकाउंट में, तो उसमें क्या होता है, पहले अकाउंट में जिस साइड होगा उसको कैंसिल करना होता है। तो शेयर फोरफीचर में अभी 2500 रुपए क्रेडिट साइड में दिख रहा है, अब मुझे उसको पहले कैंसिल करना होगा, फिर मैं उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि ये कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है। तो अगर कोई पैसा लेफ्ट हो जाता है, बच जाता है, तो उस पैसे को फोरफीचर अकाउंट में डिस्काउंट देने के बाद, सर डिस्काउंट देने के बाद अगर कोई पैसा बच जाएगा तो उसको कैपिटल रिजर्व में भेजेंगे। तो कैपिटल रिजर्व में मेरी इनकम बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर दिया, मेरा अमाउंट बढ़ गया, और ये मेरा अमाउंट घट गया, घटाने के लिए मैंने डेबिट करा क्योंकि पहले से क्रेडिट था। कितना जी, 2500 रुपए, 2500 रुपए। कैसा आया, 3500 रुपए टोटल अमाउंट था, जिसमें से 1000 रुपए मैंने यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया, और 2500 रुपए बचा, उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया। तो ये एक नोट नंबर 2 भी हो जाता है, यहाँ पर नोट नंबर 2 भी लिख देते हैं। एनी अमाउंट, वैसे लिख दिया मैंने, फिर भी एनी अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फोरफीचर अकाउंट आफ्टर डिस्काउंट, then it shall be transferred to capital reserve account, then it shall be transferred to capital reserve account, because it is capital nature transaction, because it is capital nature transaction। और हिंदी में लिखना चाहो आप खुद लिख लेना, बार बार इंग्लिश हिंदी नहीं कर सकता मैं। और ये है कॉन्सेप्ट ऑफ री इशू। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वैसे तो वो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीस। इसमें होते 3 केस, पहला, दूसरा और तीसरा। मैंने आपको एक ही केस कराया अभी, ठीक है, आसान नहीं है सर। आप पता है आप किस लेवल पे हो, आप बड़े हो गए हो, और जब कोई इंसान बड़ा हो जाता है उसके पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी बड़ी आती है। छोटे बच्चे तो नहीं हो, बड़े हो गए। नहीं, इसको ना 2 केस में बनाते हैं, 3 नहीं करते, इसको 2 केस में बनाते हैं, फिर पहले वाले केस के फर्दर 2 पार्ट करेंगे। है तो 3 ही,
पर इसको फर्दर दो पार्ट में करेंगे। ऐसा बनाते हैं, ऑल forfeited शेयर वर रीइशूड, ऑल forfeited शेयर वर रीइशूड। ये है हमारा पहला केस। ऑल forfeited शेयर, ऑल forfeited शेयर वर नॉट रीइशूड। ये हमारा है दूसरा केस। पहला केस का मतलब मैंने 500 शेयर फॉरफिट करे थे और 500 के 500 री इशू कर दिए, इसका हो गया पहला केस, ऑल फॉरफिटेड शेयर वर री इशू, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल कराया था। अब ऐसे भी होगा कि आपने 500 शेयर फॉरफिट करे पर री इशू सिर्फ 300 या 200 करे, पार्शियल री इशू कराए और बाकी नहीं करे, तो उस केस के अंदर ये दूसरा केस बनता है। तब उस केस के अंदर क्या एंट्री पास होगी? हमारा एंट्री तो सेम ही रहेगी, अमाउंटिंग में चेंज आएगा, कैलकुलेशन हो जाती है। इसके अंदर फर्दर है, अभी रुको खत्म नहीं हुआ। एग्जाम्पल देते हैं यहां पर, जैसे कि फॉरफिटेड शेयर हमने करा 500 और हमने शेयर री इशू कर दिया 500, तो ये हमारा हो गया पहला केस। दो केस में हम कर रहे हैं, 500 हमने शेयर करा, 500 री इशू करा। अब इसके फर्दर केस भी होते हैं। क्या होते हैं फर्दर केस, मैं बताता हूं। जैसे कि क्या होता है कि कंपनी ने 10 रुपए का एक फेस वैल्यू था, कंपनी ने 10 रुपए मंगाया, पूरा 10 रुपए मंगाया है, फिर फॉरफिट कराए और फिर री इशू कराए। एक है 10 रुपए की फेस वैल्यू था, 8 रुपए मंगाया, फिर फॉरफिट करा, फिर री इशू कराए। ये बनते हैं दो केस। पूरा फुल्ली कॉल्ड अप करा, फिर फॉरफिट, फिर री इशू, या पार्शियली कॉल्ड अप करा, फिर फॉरफिट, फिर री इशू। इस तरीके से दो केस और बनते हैं। समझ पा रहा है? कंपनी ने, अभी मैंने आपको जो एग्जांपल कराया था ना, वो एग्जांपल पता है कौन सा था? कि कंपनी ने फुल्ली कॉल्ड अप करा, फुल्ली कॉल्ड अप करा, देन फॉरफिट एंड री इशू। फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब समझ में आया? कि मैंने कंपनी का एक फेस वैल्यू था 10 रुपए का, एक शेयर का प्राइस था 10 रुपए, पूरा 10 रुपए मंगाया गया है, कंपनी ने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तक मंगाया पूरा। अब दूसरा केस है कि कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक ही मंगाया, उसके बाद ही फॉरफिट कर दिया, सेकंड कॉल मंगाया ही नहीं, तो इसको बोलते हैं पार्शियल कॉल्ड अप एंड देन फॉरफिटेड, फॉरफीचर एंड री इशू। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है? फॉरफिट करे शेयर 500 और री इशू करे हैं शेयर 300। तो इस तरीके से क्या बनता है? ऑल फॉरफिटेड शेयर वन नॉट इशू। अब मैंने याला कराया था पिछली क्लास के अंदर, जिसमें मैंने कहा था कि फेस वैल्यू है 10 रुपए और कॉल्ड अप है 10 रुपए। यहां पर फेस वैल्यू है 10 रुपए और कॉल्ड अप मंगाया ही 8 रुपए है, तो फॉरफीचर 8 रुपए के हिसाब से होगा। वैसे तो ये ना भी करो तो आपको मैं समझा दूंगा, मैं आपको बिना एक क्वेश्चन कराऊंगा, अगली क्लास में कराऊंगा, अभी तो नहीं, टाइम हो गया मेरी दूसरी क्लास का, अभी तो मेरी क्लास नहीं, पर मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट, अभी मैंने आपको ये कराया। अब देखो 10 रुपए का फॉरफिट करा शेयर था और 10 रुपए पूरे का पूरा कॉल्ड अप करा, पूरा फॉरफिट करा 10 रुपए के हिसाब से। अब मैं वो कराऊंगा कि कॉल ही 8 रुपए करा था, उसके बाद फॉरफिट करा, सेकंड कॉल मंगाई नहीं, तब उस केस के अंदर क्या फॉरफीचर और रीइशू की एंट्री होती है, सेम होती है, बस अमाउंटिंग में डिफरेंस रहता है। और उसके बाद फिर ये वाला करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज की क्लास तो छोटी हुई, पर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट के एक एक क्वेश्चन करके इसकी कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे। इसमें एक कैलकुलेशन होती है, एंट्री अलग से नहीं है, अब कोई डिफरेंट नई एंट्री नहीं सीखने को मिलेगी, सिर्फ अमाउंटिंग में चेंज होगा, एंट्री वही रहेगी, अमाउंट चेंज हो जाएंगे इनकी वजह से, इन सिचुएशन की वजह से। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, टाइम हो गया है मेरी नेक्स्ट क्लास का, हाँ बहुत है, आधा घंटा के लगभग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ और नेक्स्ट क्लास में फर्दर में ये दो टॉपिक कराकर
पूरे सिलेबस का पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट खत्म कराऊंगा एंड देन फिर क्वेश्चन चलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।